नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे निमेटोड्स यानी सूत्रकृमि के बारे में और सूत्रकृमियों से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो सेकंड जो डिजीज है, उस डिजीज का नाम है सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, रूट नॉट डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो डिजीज है वो हम पढ़ चुके हैं, और सेकंड जो डिजीज है रूट नोट डिजीज ऑफ निमेटोड, या आप कह सकते हो रूट नोट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। देखिए वन बाय वन, और बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को बिल्कुल समझते हुए चलना है इस डिजीज को, इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिया है कि बर्कली एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है भाई? बर्कली। तो बर्कली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1855 में, कब की बात है? 1855 की बात है। तो बर्कली ने 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल, अब ककड़ी का कुल कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि ककड़ी कुल लिख के दे दे, इसका कुल ही लिख दिया मान लो। तो ककड़ी का कुल होता है कुकुरबिटेसी। कौन सा होता है भाई? कुकुरबिटेसी। तो जो कुकुरबिटेसी है, उस कुकुरबिटेसी फैमिली के कुछ पौधों पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है भाई कि बर्कली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1855 में 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल पर जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि का उल्लेख किया था। यानी सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है बर्कली। 1855 में उन्होंने इंग्लैंड में बताया कि जो ककड़ी कुल के पौधे होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं, उन पौधों पर इस रोग की उन्होंने क्या करी भाई? खोज करी। आप कह सकते हो कि जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है उसकी उन्होंने क्या कर दी भाई? डिस्कवरी करी 1855 में। सेकंड देखो, भारत में अपन बात करें तो भारत में वर्ष 1901 में इस सूत्रकृमि को बारबक नामक वैज्ञानिक ने, किसने देखा था? बारबर ने। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में खोज किसने करी है, तो भारत में खोज करने वाला या देखने वाला जो पहला वैज्ञानिक था उसका नाम है बारबर। और आपसे पूछा जाए विश्व में, तो विश्व में है बर्कली। इन्होंने सबसे पहले 1901 में इसको देखा। और कहां देखा था? तो ध्यान रखना, जो चाय के बागान होते हैं ना मेरे दोस्तों, टी के जो अपने क्या होते हैं, बागान से होते हैं, उनके अंदर इसको देखा गया। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। विश्व में खोज कब व किसने करी? तो आपको ध्यान रखना है कि बर्कली ने 1855 में करी। वो भी कौन से पौधे के अंदर करी थी? कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, कुल है, उनके पौधों में इसकी खोज की गई। दूसरी बात, भारत में खोज किसने करी? तो बारबर ने करी 1901 में। और जो चाय के जो बागान है उनके अंदर इसको खोजा गया था। ये आपको दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये जो जड़गांठ जो सूत्रकृमि है, ध्यान रखना, ये अपन बात कर रहे हैं रूट नोट डिजीज। ये डिजीज या ये रोग उत्पन्न करने वाला जो सूत्रकृमि है, उस सूत्रकृमि का नाम है मेलिडोगाइनी। क्या नाम है भाई उस सूत्रकृमि का? मेलिडोगाइनी। स्पीसीज के सूत्रकृमि होते हैं, अलग अलग है। मेलिडोगाइनी, इनकॉग्निटा, जैवानिका, हेप्ला, सिट्रिका। तो अपन अलग अलग पढ़ने वाले, अलग अलग क्रॉप के अंदर या अलग अलग अपन बात करें तो जैसे सब्जियों के अंदर बात करें, फलों के अंदर बात करें, तो अलग अलग सूत्रकृमि लगेंगे। ये जो मेलिडोगाइनी है, इसके अलग अलग प्रजाति वहां पर अटैक करने वाली। अब ये जो मेलिडोगाइनी जो शब्द है मेरे दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। तो मेलिडोगाइनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, भाई कौन सी भाषा के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेलिडोगाइनी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ग्रीक भाषा से संबंधित है। तो ग्रीक भाषा के मेलन, ग्रीक भाषा के मेलन, इस मेलन का अर्थ होता है एप्पल यानी सेब या गार्ड। इसका मतलब क्या होता है? सेब या गार्ड। ठीक है। और ओइड्स यानी होता है रिसेंबलिंग। ओइड्स का मतलब क्या होता है? रिसेंबलिंग यानी कि जॉइंट, या आप कह सकते हो कि एक प्रकार से फीमेल। क्या कह सकते हो? फीमेल। तो ये आपका जो अर्थ है मेलिडोगाइनी का, वो किस प्रकार है? जिसका तात्पर्य है सेब या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि। क्या अर्थ है इसका? इस मेलिडोगाइनी का जो अर्थ निकल के आया है, वो अर्थ क्या निकल के आया है? सेब या गार्ड की तरह, सेब या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि, गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि। आपसे पूछा जा सकता है कि मेलिडोगाइनी का अर्थ है, तो आपको बताना है
कि सेब या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि, इसका क्या होता है भाई, अर्थ होता है। क्लियर है। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, साथ में किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट देखो, क्योंकि इस प्रकार की मादाएं परिपक्व होने पर सेब या गार्ड की तरह रूप प्राप्त कर लेती है। यानी ये जो मेलिडोगाइनी जो स्पीसीज है या प्रजाति के जो सूत्रकृमि है, इनकी जो मादा होती है, इनकी जो फीमेल होती है, वो जैसे ही परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, वो आपको किसके रूप में दिखाई देती है, सेब या गार्ड के रूप में, एप्पल के रूप में आपको दिखाई देगी। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। सेकंड स्लाइड का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो आपको क्या याद रखना है, इसका ग्रीक शब्द है, और दूसरा इसका अर्थ आपको याद रखना है। चलिए अब देखो, हम बात करें भारत में जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि सब्जी वाली फसलों को अत्यधिक प्रभावित करता है। यानी ये जो सूत्रकृमि है मेलिडोगाइनी, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाता है वो पहुंचाता है साहब वेजिटेबल क्रॉप्स, सब्जी वाली जो फसलें हैं उन फसलों को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद भी रखना है कि भाई कौन सी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो सब्जी वाली फसलों को ये सर्वाधिक हानि पहुंचाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखिए, लगभग 1700 पादप प्रजाति पर इनका प्रभाव देखा गया है। यानी जो मेलिडोगाइनी स्पीसीज है, इसका लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर, प्लांट स्पीसीज पर, अलग अलग पादप प्रजातियों पर प्रभाव देखा गया है। मुख्य रूप से ककड़ी कुल, यानी कि ये मेनली जो अटैक करती है, एक तो किसके ऊपर करती है भाई, ककड़ी कुल के ऊपर, यानी कि अपना ककड़ी का कुल आपको मैंने अभी बताया कौन सा है, कुकुरबिटेसी। इसके अलावा आलू पर, आलू के अलावा टमाटर, टमाटर के अलावा बैंगन, मिर्च, भिंडी और गाजर, मूली तथा सेब और अरबी, ये कुछ क्रॉप्स है, इनके ऊपर ये सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाता है। यानी कि इसका जो प्रभाव है अधिक किस किस के ऊपर पड़ना है, इन सभी पार्टों में। कौन कौन से हो गए, कुकुरबिटेसी, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली और सेब। ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या पहुंचाएगा भाई, ये नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मेलिडोगाइनी वैसे फ्रूट में भी लगेगा, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कि पोटैटो के अंदर भी लग रहा है, सब्जियों के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किस पे लगाता है, पहुंचाता है भाई, ये सब्जियों पर पहुंचाता है। क्लियर है। चलो अब देखो, वन बाय वन रोग जनक की अपन बात करते हैं, इसके पैथोजन की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि रोग जनक क्या होता है। रोग जनक का अर्थ होता है रोग उत्पन्न करने वाला जीव। मैं ऐसे तो आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, लेकिन अगर कोई ये क्लास पहली बार देख रहा है, तो रोग उत्पन्न करने वाला जो जीव होता है, उत्पन्न करने वाला जो जीव है, करने वाला जीव, यानी ऐसा कोई जीवित जीव जो रोग उत्पन्न कर रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रोग जनक या पैथोजन। तो यहां पर जो जड़ ग्रंथि रोग है सब्जियों का, वो जो रोग उत्पन्न कर रहा है वो कौन कर रहा है साहब, मेलिडोगाइनी प्रजाति। कौन कर रहा है, मेलिडोगाइनी प्रजाति। अब देखो, संपूर्ण विश्व में 1986 तक, ये जो डाटा है वो कब तक का है भाई, 1986 तक का ये डाटा दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर। तो 1986 तक मेलिडोगाइनी वंश की 61 प्रजातियां एवं 2 उप प्रजातियां खोजी गई। यानी आपसे पूछा जाए कि जो मेलिडोगाइनी है इसकी कुल मिला के कितनी प्रजातियां हैं, तो आपको बताना है कि 1986 तक इसकी लगभग 61 तो क्या खोजी गई है, जातियां खोजी गई है, और 2 क्या खोजी गई है, उपजातियां खोजी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से भारत में पाए जाने वाली 12 प्रजातियां, जिनमें से 2 प्रमुख है भाई। कितनी प्रमुख है, 2। यानी भारत में अपने 12 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में कितनी खोजी गई, 61 में से भारत में कितनी पाई जाती है, 12। और इन 12 में से भी जो इंपोर्टेंट है वो कितनी है साहब, 2 जातियां इंपोर्टेंट है। एक है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा और दूसरी है मेलिडोगाइनी जैवोनिका। ये जो दोनों प्रजातियां हैं, ये दोनों प्रजातियां ही सब्जियों में आक्रमण करती है। रह जाएगा याद। देखिए अब नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके लक्षणों की बात करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मूल गांठ सूत्रकृमि या जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग, यानी ये जो रोग है ये जड़ों में क्या बना देगा भाई, गांठें बना देगा। देखिए मूल गांठ सूत्रकृमि मुख्य रूप से जड़ों तथा भूमिगत कंदों, यानी या तो अटैक करता है जड़ों पर
या भूमिगत कंदों फलों के परजीवी होते हैं। यानी क्या होते हैं भाई, एक प्रकार से परजीवी होते हैं, यानी कि जीवित जीव पर ये आक्रमण करेंगे। अतः इनके कारण पौधे के ऊपरी भागों पर पोषक तत्व की कमी के कारण पर्यावरणीय कारक के प्रभाव की तरह इनके लक्षण दिखाई देते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। यानी ये अटैक तो कहां करते हैं, जड़ों पर करते हैं या भूमिगत भागों, जैसे कि कंदीय फसलें तो उनके कंदों पर अटैक करेंगे। तो क्या होगा कि जो पोषण है वो पोषण ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। सीधी सी बात है, जब जड़ें ही खराब हो गई हैं तो क्या वहां से न्यूट्रिशन, क्या पोषण पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो यहां पर जो पोषण है उसमें कमी आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए वन बाय वन। सबसे पहले कौन कौन से लक्षण है? रोगग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, यानी जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे आपको दिखाई देने वाले हैं। रोगग्रस्त जो पौधा है उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी भाई, रुक जाएगी। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि असमान रूप से खेत में विस्तृत होता है। यानी जो रोगी पौधे हैं वो बिखरे बिखरे पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो सूत्रकृमि है ये पैचेज में, गुच्छों में आक्रमण करता है। थोड़े से इलाके में आक्रमण कर दिया, थोड़ा सा इलाका छोड़ दिया, फिर थोड़े से इलाके में आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से रोगी पौधे का क्षेत्रफल जुताई एवं सिंचाई की दशा में बढ़ता है। यानी अगर हम इरिगेशन ज्यादा कर रहे हैं या हम जुताई ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर इरिगेशन ज्यादा हो रहा है तो वो क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है कि रोग जनक वहां पर बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर सूत्रकृमि आक्रमण कर चुका है अपने खेत में तो हमें सिंचाई कम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? कम करनी चाहिए। चौथा पॉइंट, जड़ें एवं भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। संक्रमित जड़ों का व्यास स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। यानी जो संक्रमित पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं उनका व्यास बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो 2 से 3 गुना तक जो व्यास होगा, ये व्यास क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तथा जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण जड़ रुक्ष और मुग्ध दराकार हो जाती है। यानी जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर आपको क्या दिखाई देने वाली है भाई? बड़ी बड़ी सी गांठें दिखाई देने वाली हैं, जिससे जो अपने जो जड़ें हैं ये आपको रुक्ष दिखाई देंगी, बिल्कुल विकृत दिखाई देंगी। आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट साहब, संक्रमित जड़ के गांठ वाले भागों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अधिक संचय हो जाता है। यानी जहां पर गांठें होती हैं उन क्षेत्रों में नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटास, इन तीनों पोषक तत्वों का अधिक संचय हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपरी भाग में स्थानांतरण नहीं हो पाता, क्योंकि जो जड़ है उनके अंदर गांठें बन जाती है, जिसके कारण ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है वो ऊपरी भागों तक नहीं पहुंच पाते। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गांठ के निर्माण के अतिरिक्त गाजर एवं चुकंदर में जड़ों का द्विशाखन और कुंचित मूलाभ कंद एवं फलियों पर फुंसी जैसी संरचनाएं बन जाती है। नेक्स्ट देखो, पिटिका युक्त ऊतकों से पोषक तत्वों का क्षरण एवं रिसाव हो सकता है। यानी जो पिटिका युक्त जो ऊतक होते हैं वहां से क्या होता है? पोषक तत्वों का क्षरण या रिसाव हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आठवां पॉइंट, जड़ गांठ उत्पन्न होने से, यानी जो जड़ की गांठें हैं, जड़ में जो गांठें हैं वो उत्पन्न होने से पौधे की जल एवं पोषक तत्व, ध्यान रखना, दोनों जल एवं पोषक तत्व की ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम। यार सीधी सी बात है, यहां पर क्या होगा? गांठें बन जाएगी और गांठों से जो तंतु है, तंतुओं की संख्या कम हो गई, गांठें बन गई, तो जो तंतु है, जो रेशे होते हैं, जो जल और पोषक तत्वों का क्या करते हैं भाई? संग्रहण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। भाई सीधी सी बात में जब पानी की पौधे में कमी होगी तो उत्पादक पर क्या पड़ेगा भाई? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तथा कुरूपता के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है, और पौधे के अंदर कुरूपताएं भी आ जाती है और विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए,
रोग चक्र या डिजीज साइकिल की हम बात कर लेते हैं इसकी, तो रोगजनक सूत्रकृमि की उत्पत्ति पुनरावर्ती मादा द्वारा परपोषी ऊतकों में अथवा मृदा में स्त्रावित जिलेटिन मैट्रिक्स में दिए गए अंडों से होती है। ध्यान रखना, इसकी जो मादा है वो एक तो कहां पर अंडे देती है भाई, ये परपोषी के ऊतकों में देती है भाई। जो परपोषी है, होस्ट जो प्लांट है, उसके ऊतकों में परपोषी, आपको मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं क्या होता है। तो परपोषी के ऊतकों में, साथ में ही मृदा में भी ये अंडे देती है, लेकिन जो अंडे देगी वो ध्यान रखना वो किस में देती है, जिलेटिन मैट्रिक्स के अंदर अंडे देगी। किस में देगी, जिलेटिन मैट्रिक्स में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, ये अंडे कहां देगी, तो जिलेटिन मैट्रिक्स में देगी। स्पेशली अपन बात करें तो मृदा एवं परपोषी ऊतकों के अंदर ही अंडे देती है। यह अंडे आकृति में दीर्घ एवं वृत्ताकार होते हैं भाई, आकार में थोड़े बड़े भी होते हैं और गोलाकार अंडे पाए जाएंगे। ठीक है, प्राय परपोषी कोशिका में बनी पुटी में लगभग 400 से 500 की संख्या में सूत्रकृमि पाए जाते हैं। यानी एक जो पुटिका बनी होती है उस पुटिका के अंदर 400 से 500 सूत्रकृमि पाए जाते हैं। कभी कभी 1000 तक हो सकते हैं, कभी कभी कितने हो सकते हैं, 1000, यानी कि कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कितने पाए जाते हैं, 400 से 500 पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अपन बात करें, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, संक्रमित जड़ों पर बनी पुटिकाओं का आकार मादा के आकार से भी फूलकर बड़ा हो जाता है। यानी जो गांठें बनी है, पुटिकाएं बनी है, उनका आकार क्या हो जाता है भाई, बड़ा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। अंडों में भ्रूण के निर्माण के पश्चात डिंबक का विकास होता है, यानी कि अंडा बना और अंडा जैसे ही परिपक्व होगा उसकी हैचिंग होगी। ठीक है, हैचिंग क्या होती है आप पशुपालन में पढ़ते हैं। तो हैचिंग के बाद में वहां से क्या बनेगा भाई, डिंबक का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। डिंबक की प्रथम अवस्था शुष्क परिस्थिति के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, यानी ये सूक्ष्म, बिल्कुल जो गर्मी होती है पानी की, जहां पर बिल्कुल भी अधिकता नहीं होती है, आप कह सकते हो पानी की कमी होती है, उस अवस्था की प्रति भी क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। परंतु अंडे के भीतर गति करने में ये क्या होते हैं, असक्षम। यानी कि अंडे के अंदर जब तक ये रहते हैं, जब तक ये क्या होते हैं, बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते हैं, एमोटाइल होते हैं, आप कह सकते हो इमोटाइल टाइप के ये होने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है, यानी कि इनका देखो जो पहली जो मोल्टिंग होती है, M1 जो होता है इसका, M1 जो होगा इसका मोल्टिंग फर्स्ट जो होती है वो अंडे के अंदर ही होती है। तत्पश्चात डिंबक का द्वितीय अवस्था में बनती है, जो अनुकूल अवस्था जैसे ही उपयुक्त तापमान, नमी, परासरणीय दाब दबाव मिलने पर अंडे से बाहर आ जाता है। यानी M1 तक ये डिंबक अंदर रहेगा, जैसे ही मोल्टिंग 2 होगी, वो मोल्टिंग 2 के बाद में डिंबक ये बाहर निकलने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ये सूत्रकृमि आकृति में बेलनाकार होते हैं भाई। ये सूत्रकृमि जो आकृति में है, कौन से, मेलिडोगाइनी, ये आकृति में बेलनाकार होंगे, छोटे होते, जिनका आकार आपको ध्यान रखना है 0.3 से 0.45 mm यानी मिलीमीटर के होते हैं। ये रंगहीन होते हैं भाई। कैसे होते हैं, रंगहीन, कलरलेस होते हैं, वाटर जैसा इनका कलर होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसे होते हैं भाई, रंगहीन होते हैं। तथा पूंछ पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। ये मृदा में बाहर निकलकर धीरे धीरे गति कर फसल की जड़ों के संपर्क में आकर संक्रमित स्थान पर नई पुटिकाएं या गांठों का निर्माण करते हैं, जिनसे पुनः डिंबक निकलते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध याद रखना है इनका, किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिस खेत में रोग का प्रभाव हो उसमें अवशेष को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। यानी जो अवशेष है उनको अपन इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम नष्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो परपोषी है वो परपोषी नहीं मिल पाता, पोषण के अभाव में सूत्रकृमि की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ग्रीष्म काल में 1 से 2 जुताई करेंगे भाई। ग्रीष्म काल में क्या करेंगे, जुताई करेंगे। ऐसा करने से अधिक धूप के कारण, अधिक तापमान के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके अलावा इस रोग को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 वर्ष में 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना है। और जो फसल चक्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अपरपोषी, आप कह सकते हो कि रोग रोधी फसलें होनी चाहिए। जैसे कि ज्वार है, ज्वार के अंदर बहुत कम अटैक करता है। बाजरा, सूत्रकृमि बाजरा हो गया, सेम, रिजगार, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी क्रॉप को आप अपनी फसल चक्र में उपयोग ले सकते हो। इसके अलावा रोग मुक्त खेत का एवं बीज का चुनाव, यानी कि डिजीज लेस खेत होना चाहिए, यानी कि उस खेत में सूत्रकृमि का पहले से आक्रमण नहीं हुआ हो, ऐसे खेत का, ऐसे ही बीज का, बिल्कुल शुद्ध बीज का आपको उपयोग लेना है। बिल्कुल प्योर जो सीड है, हेल्दी, स्वस्थ एवं सर्टिफाइड प्रमाणीकृत जो बीज है उसका आपको क्या लेना है भाई, उपयोग लेना है। इसके अलावा देखो रोपण सामग्री, जैसे कि कंद हो गया, शलगकंद, घनकंद,
मूल आदि, ये सब क्या है, रोपण सामग्री। आप सब प्रोपोगेशन के अंदर पढ़ते हो, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो इनको उष्ण जल उपचार करके इनको क्या करना है, बोना चाहिए। आलू के कंदों को लगभग उष्ण या अधिक तापमान पर, लगभग अपन बात करें तो 46 से 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा, और अदरक को लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऊष्मा ताप उपचार इनको देना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और सबके जो टेम्परेचर है, जैसे कि आलू के कंद है तो उनको लगभग 46 से 47.5 डिग्री पर क्या करना चाहिए भाई, उपचारित करना चाहिए। अदरक है तो अदरक के जो प्रकंद होते हैं उनको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित करना चाहिए। ऐसे ही आपको याद रखना है किसके बारे में भाई, हाँ 10 मिनट के लिए शकरकंद को लगभग 46 से 46.70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है किसके बारे में भाई, ऐसे ही आपको इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, इनका टाइमिंग भी याद रखना है। जैसे ये है तो इसको 1 घंटे, अदरक को लगभग 10 मिनट, है ना। तो ये उपचारित करना चाहिए, इसको बोलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा देखो क्या कर सकते हैं, करंज, नीम, रतनजोत, महुआ, अरंडी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालने से इस रोग की व्यापकता में कमी आती है। यानी ये सब क्या है, रोग रोधी पौधे हैं, तो इनका अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रबंध के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैविक मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण फसलों के जड़ गांठ सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियों की प्रतिरोध किस्मों का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जो आपको सामने दी हुई है। नेक्स्ट, रासायनिक प्रबंध। रसायन से बीजों को उपचारित करके जड़ गांठ रोग को कम किया जा सकता है। यानी कि रसायन से अगर आप बीजों को उपचारित कर रहे हैं तो जो जड़ गांठ रोग है इसको क्या किया जा सकता है भाई, कम किया जा सकता है। कौन कौन से रसायन है, जैसे चने के बीज को कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है, एक अपने ये कार्बोफ्यूरॉन नामक रसायन है, इसका अपन यूज कर सकते हैं। मिफॉस है, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर को अगर आप उपचारित कर रहे हैं तो कार्बोफ्यूरॉन या एल्डी कार्ब का आप क्या कर सकते हैं, एल्डी कार्ब सल्फोन द्वारा इसको उपचारित कर सकते हैं। रासायनिक मृदा उपचार, 1 किलोग्राम रासायनिक मृदा उपचार का मतलब है कि अब हम यहाँ पर जो उपचार करने वाले हैं वो उपचार किसका करने वाले हैं भाई, सोइल का, मृदा का। इसमें देखो 1 किलोग्राम एल्डी कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन का आपको यूज करना है, ठीक है। इसको अगर आप मृदा में उपयोग कर रहे हैं, इसमें आपको डोज याद रखनी है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, कितने हिसाब से, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट अपना डिजीज आएगी गेहूं का सेहूं या टुंडू डिजीज, या आप कह सकते हो ईयर कोकल या येलो ईयर रोट डिजीज ऑफ व्हीट। ये जो रोग है ये भी सूत्रकृमि से होगा भाई, किसके द्वारा होगा, सूत्रकृमि से होगा, एंगुइना ट्रिटिसाई के द्वारा ये रोग होने वाला है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, गेहूं का सेहूं रोग की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक निधम ने करी थी, ठीक है। किसने करी भाई, निधम ने 1743 में इसकी खोज की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहला प्लांट पैरासाइटिक जो निमेटोड था, पादप परजीवी जो निमेटोड था, वो 1743 में खोजा गया था, वो इसी रोग के अंदर खोजा गया था। उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, एंगुइना ट्रिटिसाई। भारत में यह रोग सर्वप्रथम पंजाब प्रांत में 1919 में, ये अपने भारत में कब देखा गया भाई ये डिजीज, ये 1919 में देखी गई। कहां देखी गई, तो पंजाब में। और किसने देखी थी, तो एक वैज्ञानिक था मिल्ने, क्या नाम था, मिल्ने। तो इस मिल्ने नामक वैज्ञानिक ने, यार मिल्ने एक वैज्ञानिक ने, इस मिल्ने द्वारा इसको देखा गया था। वासुदेवा एवं हिगोरानी, 2 वैज्ञानिक हैं, वासुदेवा है और एक दूसरा कौन सा है, हिगोरानी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1952 में बताया कि इस रोग के कारण गेहूं के उत्पादन में 1 से 3% तक हानि होती है। कितने प्रतिशत तक हानि होती है, 1 से 3। तो आपसे पूछा जाए कि इस रोग की खोज सबसे पहले किसने की है, वासुदेवा ने। कब करी है, 1743 में। कहां करी है, तो ध्यान रखना इंग्लैंड में। कहां करी है भाई, इंग्लैंड के अंदर इसकी खोज की। आपसे पूछा जाए भारत में इसको किसने खोला, तो इसको खोजने वाला था मिल्ने। कब खोजा, 1919 में खोजा। कहां खोजा, पंजाब के अंदर खोजा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा वासुदेवा और हिगोरानी ने इसका लॉस बताया, कितना होता है, कब बताया, 1952 के अंदर ये लॉस बताया गया था कि 1 से 3% तक हानि होती है। कितने प्रतिशत तक हानि होती है, 1 से 3% तक हानि होती है। अब ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो विश्व के अंदर, वर्ल्ड में जो सबसे पहला निमेटोड खोजा गया था, सूत्रकृमि जो खोजा गया था, उस सूत्रकृमि का नाम है एंगुइना ट्रिटिसाई। किसने खोजा था, जे निधम ने खोजा था। कब खोजा था, 1743 में खोजा था। कहां खोजा गया था, इंग्लैंड में
खोजा गया था। चलिए अब देखो, यह रोग पीली वाली विगलन रोग कारक जीवाणु रिथाइबैक्टर टेटिसाई, ध्यान रखना ये जो रोग होगा ये एक तो जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम है रिथाइबैक्टर टेटिसाई, के साथ पाया जाता है। अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ गेगल यानी ईयर कोकल युक्त आटा मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहरीला हो जाता है। हचिनसन ने 1917 में भारत के पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम बाली विगलन रोग कारक की क्या करी थी भाई, खोज। अब देखो इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इस रोग में के लक्षण तने, पत्ती एवं पुष्पीय भागों पर दिखाई देंगे। सबसे पहली बात, संक्रमित जो पौधा है वो बौना रह जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ी हुई और झुर्रीदार दिखाई देगी। तो संक्रमित पौधा एक तो बौना रह जाएगा, पत्तियां मुड़ी हुई झुर्रीदार दिखाई देती है। संक्रमित बालियां फैली हुई छोटी चौड़ी होती है तथा लंबे समय तक हरी बनी रहती है। इसमें दानों के स्थान पर, ध्यान रखना, इसमें जो दाने हैं उसके स्थान पर क्या बन जाते हैं, गेगले बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, दानों के स्थान पर गेगले बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जो भूरे या काले रंग के होते हैं ये जो गेगले बनेंगे, यानी कि दाने तो बनेंगे नहीं, वहां पे ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का एक पाउडर बन जाता है। ठीक है, जो गहरे भूरे काले रंग का होता है। प्राय रोगी पौधे में स्वस्थ पौधे से 30 से 40 दिन पहले बालियां निकल आती, ध्यान रखना, जो रोगी पौधा है उस रोगी पौधे में स्वस्थ पौधे से 30 से 40 दिन पहले ही बाली आ जाएगी। कितने दिन पहले, लगभग 30 से 40 दिन पहले ही क्या आ जाती है, बाली आ जाती है तथा पिटिकाएं बनना प्रारंभ हो जाता है, जो प्रारंभ में मुलायम चमकीले गहरे रंग की होती है, जो बाद में गहरे भूरे रंग या काले रंग में बदल जाती है। ये जो पुटिकाएं हैं ये पहले तो कैसी होती है भाई, चमकीली चमकीली होती है और बाद में कैसी हो जाती है, भूरे एवं काले रंग की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। पिटिकाएं कुंडों के आधार या तुषों पर भी बन सकती है। संक्रमित पौधे का तना मृदा के समीप आधार भाग पर फूला रहता है। यह रोग केवल सूत्रकृमि द्वारा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वन बाय वन इसके लक्षण, जो टुंडू रोग है इसके अपन बात कर लेते हैं। टुंडू रोग के अंदर क्या क्या होगा, तो गेहूं में तुंदू या पीली बाली विगलन रोग का जो प्रथम लक्षण है वो आपको तरुण पौधे की निचली जो पत्तियां होती हैं उन पे दिखाई देगा। जो पत्तियां हैं वो आपको ऐठी हुई नजर आएगी। कैसी नजर आएगी, ऐठी हुई दिखाई देती है तथा एक चमकीले पीले रंग का चिपचिपा सा वहां पर पदार्थ या आप कह सकते हो अवपंक रूपी रिसाव बालियों पर तथा पत्तियों पर पाया जाता है। यानी जो बालियां है, इसके जो टिंडू है ना, इसको येलो ईयर क्यों कहा, जो बाली है वहां पर पीले पीले कलर का चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके कारण पर्णाच्छद एवं तना चिपक कर गूंद जैसा, जैसे गोंद होती है तो उस गूंद जैसा आपको दिखाई देता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और तना कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। अब देखो इसका क्या है, हम बात करने वाले हैं नव मौसम में अवपंक। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर पैथोजन याद रखना है। क्या याद रखना है, पैथोजन। ये रोग कारक इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो। रोग कारक में देखो एंगुइना ट्रेटिसाई, एंगुइना ट्रीटिसाई, और ये तो क्या है, एंगुइना ट्रीटिसाई तो एक प्रकार का क्या है, सूत्रकृमि, क्या है, सूत्रकृमि है। और रेथाइबैक्टर ट्रीटिसाई ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु, क्या है, जीवाणु। तो इसके कारण ये रोग होता है। तो कई बार पूछते हैं कि गेहूं के अंदर सूत्रकृमि और जीवाणु द्वारा, दोनों के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको बताना है साहब टुंडू रोग या येलो ईयर रोट या ईयर कोकल डिजीज। ठीक है, ये आपको बतानी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रोग चक्र के बारे में। देखो गेहूं के सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले जो डिंबक है वो पिटिकाओं में नम अवस्थाओं में 8 से 9 वर्ष एवं शुष्क अवस्थाओं में लगभग 28 वर्ष तक जीवन क्षम बना रहता है। खेत में तथा पौधे के अवशेषों पर बनी ये पिटिकाएं अगले फसल में संक्रमण फैलाने में प्राथमिक निवेश द्रव का काम करती है। भाई किसका काम करती है, प्राथमिक निवेश द्रव। तो सीधी सी बात है, अगर पहली बात तो यहाँ से रोग चक्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, फिर भी आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो रोग फैलता है उसमें प्राथमिक निवेश द्रव का काम कौन करता है, तो प्राथमिक निवेश द्रव का जो काम करता है वो कौन करता है, पिटिकाएं। कौन करती है, पिटिकाएं यहाँ पर क्या करने वाली है, प्राथमिक निवेश द्रव का काम करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृदा में पड़े ये डिंबक उचित नमी मिलने पर, यह जैसे ही इनको उचित नमी मिली ये डिंबक क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल कर तथा जब गेहूं के खेत में
छोटे पौधे की सतह पर हल्की जल परत उपस्थित होती है, तब ये डिंबक तैरते हुए वर्धन शिखा में के निकट पहुंच जाते हैं और पत्तियों से बाह्य परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पोषण प्राप्त करेंगे कहां से करते हैं भाई, पत्तियों से। पत्ती जो होती है लीफ से ये पोषण प्राप्त करेंगे, किसके रूप में, परजीवी के रूप में ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण पत्तियों में क्या आ जाती है, कुरूपता या कुरंचितता आ जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पौधे की वृद्धि के साथ साथ द्वितीय अवस्था में डिंबक बढ़कर पुष्प के अग्र भाग के अंदर क्या कर लेते हैं, प्रवेश। यानी कि धीरे धीरे जैसे इनकी वृद्धि होगी तो ये जो डिंबक है ये पुष्प के अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं। प्रत्येक मादा पिटिका में 10,000 से 30,000 अंडे देती है। यानी कि इसकी जो मादा है वो पिटिकाओं के अंदर कितने अंडे देती है भाई, 10,000 से 30,000। जबकि अभी मेलिडोगाइनी की बात करी थी तो वह मैंने आपको बताया सिर्फ 400 से 500 अंडे देती है। कुछ ही स्थिति में अंडे 1000 तक पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने देती है, 10 से लगभग 30,000 अंडे में प्रथम डिंबक अवस्था बनती है, जो निर्मोचन के द्वारा द्वितीय डिंबक अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित। जैसे इसमें क्या होता है, निर्मोचन होता है। निर्मोचन क्या होता है, निर्मोचन का मतलब होता है जो पुरानी जो त्वचा होती है उसको त्यागना, उसकी कास्टिंग या शेडिंग जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निर्मोचन या मोल्टिंग बोलते हैं। अब देखिए हमने बात करी अभी इसी डिजीज के बारे में, तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम मैंने आपको बताया था वासुदेव और एक का नाम था हीगो रानी। इन्होंने 1950 में क्या बताया कि ये जो रोग है वो 1 से 3% क्या फैलाता है भाई, नुकसान पहुंचाता है। अब देखो इसके जो रोग जनक है वो रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई और एंगुइना ट्रिटिसाई के बीच में एक अविकल्पी हेतुकीय संबंध है। सूत्रकृमि के डिंबक तुंदु रोग के जीवाणु को गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोग वाहक का काम करते हैं। तो हिगोनारी और जो अपने दूसरा नाम क्या है, वासुदेवा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई ये रोग वाहक का काम करता है, या आप कह सकते हो कि वेक्टर का काम करता है। चलिए अब बात करेंगे इस रोग के मैनेजमेंट के बारे में, नियंत्रण के बारे में। तो देखो सबसे पहला दिया हुआ है इसका सस्य प्रबंध। देखो रोग रहित क्षेत्र में बीजों का चयन किया जाना चाहिए, बीज में मिली हुई पिटिकाओं को छालनी से छानकर अलग कर देना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जो भी हम बीजों का उपयोग करेंगे वो रोग रहित बीज होने चाहिए, शुद्ध एकदम सर्टिफाइड प्रमाणीकृत बीज को अपन को उपयोग करना है। दूसरा, पिटिका जो युक्त सीड है उनको 20% नमक के घोल में अपन को उपचारित करना है। मान लो ऐसे कोई बीज है जिसमें पिटिकाएं डली हुई है सूत्रकृमि की, तो उनको अपन को क्या करना है, 20% साल्ट सॉल्यूशन या 20% नमक के घोल से क्या करना है भाई, उपचारित करना है। तीसरा, बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोकर लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट तक क्या करना है, रखना है। यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना है, कितने डिग्री पर, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन को गर्म जल से इनको उपचारित करना है। कितने मिनट तक करना है, लगभग 10 मिनट तक करने से जो पिटिकाएं वो क्या हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाती है, इनएक्टिव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, सेहू रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। यानी हमें कहा क्या यहाँ पर क्या करना है, फसल चक्र, या आप कह सकते हो कि क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना चाहिए। इसमें ऐसी कुछ फसलों का उपयोग करना चाहिए जो क्या है, अपरपोषी प्रकार की है, ठीक है, जिनमें सूत्रकृमि आक्रमण नहीं करेगा, जैसे जौ हो गई, जई हो गई, इन सबको अपन को उपयोग करना है। इसके अलावा अगेती बुआई करके भी इस सूत्रकृमि से बचा जा सकता है। अब देखो जैविक नियंत्रण में कुछ आपको रोग रोधी किस्में दी हुई है, जैसे कि सोनारा 63 है, लर्मा रोजा है, इसके अलावा NP 608 है, S 227 है। इनमें से किसी भी किस्म की अगर अपन बुआई करते हैं तो ये सभी किस्में क्या है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। इन किस्मों में सूत्रकृमि का आक्रमण बिल्कुल भी नहीं होगा। रासायनिक प्रबंधन में LD कार्ब थायोनेजिन का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सोइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मृदा उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, LD कार्ब सल्फोन का 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से, आपको ये डोज याद रखनी है, LD कार्ब का अपन कितना उपयोग कर रहे हैं, तो 2 किलोग्राम यूज कर रहे हैं। ऐसा करने से भी इस सूत्रकृमि से क्या है, बचा जा सकता है। नेक्स्ट और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है घोंघा, स्नेल, ठीक है। वैसे तो ये ज्यादा हमारी फसलों को हानि पहुंचाते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए आपके स्नेल और स्लग, घोंघा, तो इसके बारे में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको थोड़ा सा ऐसे देखना है स्पीड से। देखिए सामान्यतः घोंघे आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर
पाए जाते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो घोंगे मिलेंगे ये आर्द्र यानी कि जहां पर नमी ज्यादा होती है और जहां पर शेड होती है, छाया होती है, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। यह रात्रिचर एवं शाकाहारी जंतु है। रात्रिचर का मतलब है कि ये जो अटैक करता है, ये जो आक्रमण करेगा फसलों को, वो कब करेगा? रात में आक्रमण करता है, इसलिए रात्रिचर एवं शाकाहारी। ठीक है, यह वर्षा ऋतु में सक्रिय होकर पौधों को क्षति पहुंचाता है। आपसे पूछा जाए कि ये आक्रमण कब करता है, तो ये करता है साहब वर्षा ऋतु में। कब पहुंचाता है? वर्षा ऋतु में नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यह धीरे धीरे रेंगता है तथा आधार तल तक म्यूकस की एक पतली परत का स्त्रवण क्या करता है? घोंगे पौधों को, विशेषकर शाक एवं सब्जियों की पत्तियों को, ध्यान रखना, ये जो अपने घोंगे होते हैं, ठीक है, ये वेजिटेबल्स जो होती है, ठीक है, शाक एवं जो सब्जियां हैं, उनकी पत्तियों एवं तनों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। विशाल अफ्रीकी घेंगा, ध्यान रखना, इसका जो साइंटिफिक नेम है अकेटिना फुलिका। क्या है? अकेटिना फुलिका। सब्जियों, बागवानी फसलों, ये बागवानी फसलों का मतलब है हॉर्टिकल्चरल जितने भी क्रॉप है, उद्यानिकी की जितनी भी फसलें हैं उनको। ठीक है, सजावटी सामान, यानी सजावटी सामान जो ऑर्नामेंटल के जितने भी हैं उन सभी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है सबसे ज्यादा। कुछ घोंगे मनुष्य एवं दूसरे अन्य पर भी, भक्षियों जैसे मछलियों, पक्षियों इत्यादियों को पर भी द्वारा खाए जाते हैं। नेक्स्ट है पहचान। तो यह यदि शरीर अखंडित, यानी इनका जो शरीर है वो अखंडित होगा, अनसेगमेंट होगा, असममित होगा, यानी कि इनका जो शरीर है वो असममित है। जब जैसे अपन इनको दो बराबर भागों में बांटते हैं या जब इनको कट करते हैं तो इनका शरीर दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। एक कठोर कुंडलित कवच, ये जो कवच है वो कैलकेरियस शेल का बना होता है, उससे इनका शरीर क्या होता है साहब? ढका हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक भी पाए जाएंगे। अब इनका जो वर्गीकरण है, हल्का सा वर्गीकरण देख लीजिए, पूछा जाता है थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका जो वर्गीकरण है वो इंपॉर्टेंट है। अब जो घोंगे हैं, इनका जो संघ है वो तो कौन सा है साहब? मोलस्का। कौन सा है? मोलस्का है। और इनका जो वर्ग है, क्लास है, वो है गैस्ट्रोपोडा। कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा, ये आपको याद रखना है। गण ध्यान रखना है इनका पल्मोनिटा। कौन सा है? पल्मोनिटा इनका क्या है? गण है। सामान्यतः घेंगे आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण देखो, इनका शरीर कोमल, प्रगुही, द्विपार्श्वमित, ठीक है, एवं त्रिस्तरीय एवं अखंडीय होता है। मैं आपको बता चुका हूं त्रिस्तरीय क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इनका जो शरीर है वो त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। किस प्रकार से? इनके शरीर में अलग अलग 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ये अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद देखो, शरीर एक कठोर आवरण से ढका हुआ था। इनका जो शरीर है वो कठोर आवरण से ढका होता है। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, कैलकेरियस शेल के कारण इनका जो कवच है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। घोंगा का जो शरीर है, सिर, प्रवार, पाद तथा आंतराग पुंज भागों में विभक्त रहता है। ये इनके अंदर कुछ पार्ट्स पाए जाएंगे। इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पश्च वाली लंबी और जोड़ी में शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं? नेत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्त जो संस्था है इसका, ठीक है, वो खुला प्रकार का यहाँ पर पाया जाएगा। श्वसन क्रिया गिल के द्वारा होती है। ध्यान रखना, जो घोंगे हैं इनमें श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो किसके द्वारा होता है साहब? गिल्स के द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रवार होता है जो कवच का काम करता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये उभयलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों जो पोर्शन होंगे मेल और फीमेल के एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। चलिए, ये कंप्लीट हो गया घोंगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्लग के बारे में। तो स्लग में देखो, यह बाग बगीचों की नम्न मिट्टी तथा दलदले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्लग पर मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये स्लग है कहां पर पाया जा रहा है? बाग बगीचों के अंदर जो नम मिट्टी होती है वहां पर ये मेनली पाया जा रहा है, ये आपको पता होता है। स्लग रात्रि या वर्षा में मौसम, जो रात्रि है ये भी एक प्रकार का क्या है? रात्रि चर, रात में बाहर निकलता है। वर्षा के मौसम में बाहर निकलता है तथा बागवानी तथा खेती की जो फसल है उनको नुकसान
पहुंचाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके भी कुछ एक आपको क्या दिए हुए हैं साहब, वर्गीकरण दिए हुए हैं, तो इनके वर्गीकरण है वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके वर्गीकरणों को भी देखो। तो काली स्लग जो होती है, ठीक है, उस काली स्लग का प्रकोप मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसल एवं सब्जियों पर होता है। जो काली स्लग है ये तो मुख्य रूप से नीम, सब्जियों को और पान के पौधों को नुकसान पहुंचाएगा एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसकी अन्य प्रजातियां स्लेटी स्लग मक्का की फसल पर, स्लेटी जो स्लग होता है वो किस पर नुकसान पहुंचाता है, मक्का पर, और भूरा स्लग, ब्राउन स्लग जो है वो कंद वाली सब्जियों के ऊपर, स्पेशली अपन बात करें तो जैसे आलू हो गया, ठीक है, शकरकंद हो गया, उनके ऊपर ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखो इसके अंदर पहचान, इन शरीर, ये जो स्लग होते हैं इनका जो शरीर है वो लंबा होता है, पीछे की ओर से पतला, पीछे की ओर से पतला एवं नुकीला होता है। सिर पर दो स्पर्शक, इसमें भी दो स्पर्शक पाए जाएंगे और काले नेत्र दिखाई देते हैं और प्रवार संरचना है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राणी स्लग है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसका जो संघ है वो मोलस्का है, गैस्ट्रोपोडा इसका वर्ग है और पल्मोनेटा इसका क्या है साहब, गण है, और वंश ध्यान रखना लाइमेक्स इसका क्या है, वंश है, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके अंदर इनके क्या है, लक्षण, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट दिए हुए हैं, इनके लक्षण देखो। स्लग का जो शरीर है वो लंबा, कवचहीन, यानी कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कवच नहीं पाया जाएगा, पीछे की ओर से पतला और नुकीला होता है। इनका शरीर सिर, पाद, प्रवार एवं आंतरिक कुबड़ में क्या होता है, बटा होता है, विभक्त होता है। सिर पर दो जोड़ी आकुंचनशील स्पर्शक पाए जाते हैं, जिसमें पश्च जोड़ी के शीर्ष पर काले नेत्र उपस्थित होंगे, और उभयलिंगी होगा, नर और मादा एक में पाए जाएंगे। रात्रिचर्य यानी कि रात में आक्रमण करेगा। स्थलीय एक प्रकार का जीव है और कंप्लीटली कैसा होता है, शाकाहारी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा, चपटा एवं तलवे के समान क्या पाया जाता है, पाद पाया जाता है, लेग्स वहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो चैप्टर होता है आपका चैप्टर नंबर 9, सूत्रकृमि, स्नेल और स्लग, घोंगा एवं स्लग, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।